हाय गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल एचपी स्टडी एक्सपर्ट में। आज करेंगे हम हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित सभी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। ये इन बिल्डिंग्स से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये वीडियो मोस्ट अवेटेड वीडियो है एचपीजीके की। इस वीडियो में हम जैसे अन्नाडेल ग्राउंड हो गया, पीटर हॉफ हो गया, बाइसरीगल लॉज हो गया, जिसको बाइसरीगल भवन भी कहते हैं या राज्यपाल भवन भी कहते हैं, उन सभी तमाम बिल्डिंग्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है और काफ़ी ऐसे क्वेश्चन होंगे जो पहले भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मतलब इस थ्योरेटिकल वीडियो में आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले बहुत ही ज़रूरी और आवश्यक चीज़ है कि जो भी मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियोस की उसे नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो शिमला के पहले हिस्टोरिकल प्लेस से। तो हमारे पास जो पहला हिस्टोरिकल प्लेस है वो है अन्नाडेल ग्राउंड। अन्नाडेल ग्राउंड सभी को पता है कि शिमला में है, लेकिन इसके पीछे की जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है वो किसी को पता नहीं है, जिससे एचपीजीके के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बनते हैं और इससे क्वेश्चन आते भी हैं। नॉर्मली छोटे पेपरों में तो यही क्वेश्चन आता है कि अन्नाडेल ग्राउंड कहाँ स्थित है, लेकिन बड़े पेपरों में थोड़ा डीप क्वेश्चन भी आता है कि किसने नाम दिया, किसके नाम पे रखा, कौन व्यक्ति था, उस तरह के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले आप यहाँ देख लीजिए कि साथ में आपको अन्नाडेल ग्राउंड का चित्र भी देखने को मिल रहा है। ये जो ग्राउंड जैसा आपको दिख रहा है यही अन्नाडेल ग्राउंड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इट इज़ द ओनली फील्ड इन द माउंटेनियस रीजन। तो ये इस तरह की एकमात्र ऐसी फील्ड है पूरे शिमला में, इस तरह का ग्राउंड, इसलिए इसको बोला गया इट इज़ द ओनली फील्ड इन द माउंटेनियस रीजन। इट वॉज फर्स्ट केम इन टू अपीयरेंस इन 1834 इन द पब्लिकेशन ऑफ ईस्ट इंडिया यूनाइटेड सर्विस जर्नल। तो ये पहली बार अपीयरेंस में कब आया? पहली बार ये अपीयरेंस में आया 1834 में। यूनाइटेड सर्विस जर्नल एक पब्लिकेशन था ये, उसमें इसको पहली बार जो है वो इसका नाम आया। इसको पहली बार उसका फोटो खींच के उस पब्लिकेशन में शामिल किया गया। इट वॉज नेम्ड फॉर एना द चाइल्डहुड्स लवर ऑफ चार्ल्स प्रेट कैनेडी। तो इसका जो नाम था वो चार्ल्स प्रेट कैनेडी की बचपन की जो लवर थी, जो चाइल्डहुड लवर थी एना, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया। लेकिन इसके नाम के पीछे एक और स्टोरी भी है, एक और बात भी है। वो कौन सी है वो डिस्कस करते हैं। लेकिन उस बात से पहले हमने ये डिस्कस करना है कि चार्ल्स प्रेट कैनेडी कौन थे। चार्ल्स प्रेट कैनेडी जो है चार्ल्स प्रेट कैनेडी वॉज एन ऑफिसर इन द बंगाल आर्टिलरी, लेटर नोन एज रॉयल आर्टिलरी। तो जो चार्ल्स प्रेट कैनेडी थे वो बंगाल आर्टिलरी के एक ऑफिसर थे, जिसको बाद में रॉयल आर्टिलरी के नाम से जाना गया। ही सर्व्ड इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1808 टू 1865, अ लॉन्ग करियर ऑफ 57 ईयर्स। तो यहाँ पे क्या है कि जो चार्ल्स प्रेट कैनेडी थे उनका काफ़ी ज़्यादा जीवन का समय जो था वो ब्रिटिश इंडिया कंपनी की सर्विस में गुजरा। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि 1808 से 1865 तक उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया एज एन ऑफिसर। तो उनका जो करियर था, यहाँ पे करियर की स्पेलिंग गलत है तो उसको ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे जो बात की गई उनके कार्यकाल की, उनकी जो सर्विस थी उसके काल की, तो वो 57 साल का कार्यकाल है, जो कि बहुत होता है। ठीक है, तो इसीलिए उनको ही वॉज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ शिमला। क्योंकि शिमला में उनको फाउंडर क्यों कंसिडर किया जाता है शिमला का? वो इसलिए क्योंकि शिमला में उन्होंने सबसे पहला पक्का मकान बनाया था। जैसा कि वीडियो इसमें बताया गया है कि ही केम टू शिमला इन 1822। तो वह शिमला में 1822 में आए थे, तो उन्होंने अपने रहने के लिए वहाँ पे एक कॉटेज का निर्माण करना शुरू किया था। He came to Shimla in 1822 and constructed there a cottage named as Kennedy House। और उस कॉटेज का नाम क्या रखा? उस कॉटेज का नाम रखा इन्होंने कैनेडी हाउस, अपने नाम पे, मतलब इन्हीं के नाम पे उसका नाम पड़ा कैनेडी हाउस, क्योंकि कैनेडी उसमें रहते थे। विच वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश कॉटेज इन शिमला और फर्स्ट पक्का मकान इन शिमला। तो ये उस समय का जो है, जैसा कि चित्र में आपको ये जो घर जैसा दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो आपको ये घर जैसा दिख रहा है यही घर है कैनेडी हाउस। इसका जो ये पोर्ट्रेट देखने को मिलता है, चित्र देखने को मिलता है सिर्फ। तो ये शिमला का पहला पक्का मकान था और पहला ब्रिटिश कॉटेज था। इसको बनाया था चार्ल्स प्रेट कैनेडी ने, इसलिए इसको कैनेडी हाउस के नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैंने नाम के बारे में आपको पहले भी बताया कि इसका नाम जो था वो उनकी चाइल्डहुड लवर के नाम पे पड़ा था। लेकिन इसके पीछे एक और स्टोरी भी है कि उस समय जो ब्रिटिश इंडियन ऑफिसर थे उनको वहाँ का जो एक ग्राउंड था, जो एनाडेल ग्राउंड था, ये डम्फ्रीशायर एक प्लेस है स्कॉटलैंड में, वहाँ पे भी इसी तरह का ग्राउंड था और उसका नाम भी एनाडेल था। तो इन दोनों ग्राउंड्स में उनको कुछ समानता लगी, इसलिए उन्होंने इस ग्राउंड का नाम भी एनाडेल रखा।
ठीक है। तो ब्रिटिश ऑफिसर फाउंड इट सिमिलर टू द एनाडेल इन डम्फ्रीशायर, स्कॉटलैंड, and they decided to name it as Annandale. It was first used by East India Company and then second by British Raj. That's why locals or natives called it कंपनी का बाग। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने सबसे पहले इसको अपने नियंत्रण में लाया। उसके तो ब्रिटिश राज, जो क्राउन रूल जहाँ से शुरू हुआ, उसके बाद ये उनके कंट्रोल में आया। इसलिए जो वहाँ के नेटिव थे, जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने इसे कंपनी के बाग का नाम दिया। तो स्थानीय लोग इसको कंपनी का बाग के नाम से जानते थे और यह कंपनी का बाग कहकर संबोधित करते थे। नेक्स्ट, अ फन फेयर वाज ऑर्गेनाइज्ड इन सितंबर 1833 टू रेज फंड्स फॉर सेटिंग अप अ स्कूल एट सबाथू फॉर नेटिव गर्ल्स एंड फर्स्ट फैंसी फेयर वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1839। तो ये जो फन फेयर था, पहली बार ये ऑर्गेनाइज किया गया था यहाँ पर फन फेयर 1833 में। और ये क्यों ऑर्गेनाइज किया गया था? ये ऑर्गेनाइज किया गया था क्योंकि जो सबाथू है प्लेस, सबाथू, वहाँ पर उस समय जो नेटिव गर्ल्स थी, स्थानीय लड़कियाँ थी, उनके लिए एक स्कूल की स्थापना करना चाहते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग। तो उन्होंने चंदा इकट्ठा किया इस फन फेयर के थ्रू। एंड फर्स्ट फैंसी फेयर वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1839। और पहला जो फैंसी फेयर था वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया 1839 में। ठीक है, कब? 1839 में। एवरी ईयर अ नेशनल चैंपियनशिप ऑफ पोलो वाज ऑर्गेनाइज्ड देयर। तो प्रत्येक वर्ष वहाँ पर पोलो की एक चैंपियनशिप जो है वो ऑर्गेनाइज करवाई जाती थी। इट्स एलिवेशन इज 1864 मीटर। काफ़ी बार जो है पेपर में अन्नडेल ग्राउंड की एलिवेशन भी पूछी गई है। तो इसकी एलिवेशन है 1864 मीटर। अन्नडेल इज एन आर्मी एरिया विद एन आर्मी हेरिटेज म्यूजियम। तो अन्नडेल, वर्तमान में अन्नडेल के ऊपर नियंत्रण किसका है? इंडियन आर्मी का है। तो इसीलिए वहाँ पर आपको एक आर्मी हेरिटेज म्यूजियम भी देखने को मिलेगा। और इट हैज़ अ हेलीपैड, और वहाँ पे एक हेलीपैड की व्यवस्था भी है, मतलब वहाँ पे एक हेलीपैड भी बना हुआ है। द वाइसरेगल डांस वाज हेल्ड इन एनाडेल इन ऑनर ऑफ द क्वींस बर्थडे ऑन 24 मई 1839। तो इसी ग्राउंड में जब ब्रिटिश क्वीन का बर्थडे मनाया गया था 24 मई 1839 को, तो वहाँ पर उनको सम्मान देने के लिए, उनके ऑनर के लिए यहाँ पर एक वाइसरेगल डांस का आयोजन किया गया था। देयर इज ऑल्सो अनदर म्यूजियम। तो वहाँ पे सिर्फ आर्मी हेरिटेज म्यूजियम नहीं है, वहाँ पे आपको एक कैक्टी म्यूजियम या कैक्टस म्यूजियम भी देखने को मिलेगा। कैक्टस म्यूजियम में आपको जो है वो डिजर्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलेगी। ऐसी वेजिटेशन जो शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। तो उसके कुछ स्पेसिमन, कुछ नमूने आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। बात करते हैं हमारी नेक्स्ट बिल्डिंग की, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ है डिस्कस करने को कि जो अन्नाडेल ग्राउंड है वो बेसिकली जो ये फेमस हुआ वो फुटबॉल की वजह से फेमस हुआ, क्योंकि यहाँ पर ही फुटबॉल का जो डूरंड कप है, ठीक है, उसको सबसे पहले ऑर्गेनाइज किया गया था यहाँ पे 1888 में। तो ये जो ऑर्गेनाइजर थे इस फुटबॉल कप के टूर्नामेंट के, वो थे सर मॉर्टिमर डूरंड। तो इन्हीं के नाम पे यहाँ पर डूरंड फुटबॉल यानी कि डूरंड कप की शुरुआत हुई 1888 से, और लगभग 1940s तक ये जो डूरंड कप है फुटबॉल का, ये यहीं पर ही ऑर्गेनाइज होता रहा। यहीं पर कहने का मतलब है कि सिर्फ अन्नाडेल में ही ये होता रहा हर साल। एंड इट वाज आल्सो प्ले ग्राउंड फॉर क्रिकेट, पोलो, गोल्फ। तो यहाँ पे सिर्फ फुटबॉल नहीं खेला जाता था, यहाँ पर क्रिकेट भी खेला जाता था, पोलो भी खेला जाता था और गोल्फ भी खेला जाता था। तो ये थे हमारा पहला हिस्टोरिकल प्लेस। जो दूसरा और इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग है शिमला की, वो है क्राइस्ट चर्च। क्राइस्ट चर्च इन शिमला, साथ में आपको इसका इंटीरियर का फोटो भी देखने को मिल रहा है क्राइस्ट चर्च का। बात करते हैं क्राइस्ट चर्च के बारे में, लेकिन उससे पहले आप इसका चित्र साथ में देख सकते हैं। यहाँ पे आपको इसके ऊपर एक क्लॉक भी लगी हुई दिख रही है, और आगे जो इसका बरामदा जैसा दिख रहा है, जो डाउन वाली बिल्डिंग है ये वाली, इसको पोर्च कहते हैं इंग्लिश में, बरामदे को पोर्च। ये हालांकि क्लॉक और ये जो पोर्च है, इसकी कंस्ट्रक्शन के बाद इसमें ऐड किए गए थे। ठीक है, बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो इट इज़ द सेकेंड ओल्डेस्ट चर्च इन नॉर्थ इंडिया। यह नॉर्थ इंडिया की दूसरी सबसे पुरानी चर्च है आफ्टर द सेंट जॉन्स चर्च ऑफ मेरठ। ठीक है, इसकी जो पहले वाली है, मतलब कि जो उत्तरी भारत की पहली चर्च है वो है सेंट जॉन्स चर्च, जो कि मेरठ में है। लेकिन जो कि पहली है वो है मेरठ में, और जो दूसरी है वो है शिमला में। और हिमाचल प्रदेश की ये पहली चर्च थी। ठीक है, फर्स्ट चर्च ऑफ हिमाचल प्रदेश, इन हिमाचल प्रदेश। इसका नाम भी पूछा तो क्राइस्ट चर्च बोलना है। इट वॉज बिल्ट इन द नियो गॉथिक स्टाइल, और यह नियो गॉथिक शैली में बनी हुई है। इट इज सिचुएटेड ऑन द रिज, और यह रिज जो प्लेस है उसके ऊपर स्थित है।
इट वॉज डिजाइंड बाई कर्नल J.T. बॉयल्यू इन 1844। और इसको जो डिज़ाइन किया गया था वो कर्नल J.T. बॉयल्यू ने किया था 1844 में। एंड द कॉर्नस्टोन वाज लेड ऑन 9 सितंबर 1844 बाय बिशप डैनियल विल्सन, बिशप ऑफ कलकत्ता। तो इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट होता है कि इसका डिज़ाइनर कौन था। मैक्सिमम लोग इसका डिज़ाइनर करते हैं हेनरी इरविन को, जबकि हेनरी इरविन इसके डिज़ाइनर नहीं है। इसके डिज़ाइनर है J.T. बॉयल्यू, जिन्होंने 1844 में इसको डिज़ाइन किया था और 1844 में ही इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी। और इसका जो कॉर्नस्टोन था वो डैनियल विल्सन ने रखा था, जो कि कलकत्ता के एक बिशप थे। और ये कब रखा था? 9 सितंबर 1844 को। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने जो इम्पोर्टेंट जैसे पॉइंट है वो उनको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, तो जिससे आपको आसानी हो सके कि इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा है उसको समझने के लिए। ठीक है, बाकी जो पहली बार इन फैक्ट्स को समझ रहे हैं या सुन रहे हैं या देख रहे हैं वीडियो में, तो वो हर फैक्ट को अपने उस हर फैक्ट के अच्छे से नोट्स बनाए इन बिल्डिंग से रिलेटेड, क्योंकि आने वाले समय भी इन बिल्डिंग से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। द चर्च वाज consecrated on 10 January 1857 by Bishop थॉमस डाल्ट्रे, बिशप ऑफ मद्रास। तो यहाँ पर जो पहली प्रीचिंग स्टार्ट हुई थी वो 10 जनवरी 1857 को स्टार्ट हुई थी। और ये बिशप कौन आए थे तब जब पहली कॉन्सिक्रेशन स्टार्ट होता है यहाँ पर? तो थॉमस डाल्ट्रे पहले बिशप थे जिनके समय यहाँ पे प्रवचन यानी कि जो प्रार्थना वगैरह है वो चीज़ें शुरू हुई, प्रे वगैरह करते हैं ये इन द नेम ऑफ जीसस टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे जो मद्रास के बिशप थे वो आए हुए थे फर्स्ट प्रीचिंग के लिए, थॉमस डाल्ट्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एस्टिमेटेड कॉस्ट एट द टाइम वाज 40,000 to 50,000 रुपीज़। तो उस समय जो इसको बनाने की कॉस्ट आई थी वो 40,000 से 50,000 रुपए थी मात्र। लेकिन उस समय के हिसाब से देखो तो यह एक बहुत बड़ी कॉस्ट है। द वर्शिप इज कंडक्टेड इन हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश ऑल्सो। तो यहाँ पे दोनों भाषाओं में वर्शिप होती है, चाहे वो हिंदी हो या वो इंग्लिश हो। द क्लॉक adorning on Christ Church was donated by कर्नल डम्बल्टन इन 1860। तो यहाँ पर जो क्लॉक मैंने आपको पहले भी दिखाई, पहले वाली क्लॉक जो थी वो जो मैंने पिछला जो चित्र उसमें बताया था, वो क्लॉक कर्नल डम्बल्टन ने यहाँ को डोनेट की थी और उसके बाद 1860 में वो इसमें लगी थी। एंड द पोर्च वाज एडेड इन 1873। और जो बरामदा जैसा मैंने चित्र में आपको दिखाया था, जो चर्च के बाहर थोड़ा सा आपको अलग लगेगा, अलग वो इसलिए लगता है क्योंकि उसको बाद में ऐड किया गया था, तो उसको 1873 में ऐड किया गया था। द फर्स्ट इंडियन चैपलेन ऑफ क्राइस्ट चर्च शिमला वास B.S. चंदेर। तो पहले जो पादरी थे क्राइस्ट चर्च के वो थे B.S. चंदेर। ये 1948 से 57 तक यहाँ के पादरी रहे। एंड इट इज़ वन ऑफ द एंड्यूरिंग लेगेसीज ऑफ ब्रिटिश राज। और यह ब्रिटिश राज की एक एंड्यूरिंग लेगेसी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विरासत है ये ब्रिटिश राज की क्राइस्ट चर्च। ये साथ में जो आप चित्र देख रहे हैं इसके इंटीरियर का चित्र है, इसका जो आंतरिक भाग है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसका आपको ये चित्र देखने को मिल रहा है वीडियो में। बात करते हैं हमारी तीसरी और महत्वपूर्ण बिल्डिंग के बारे में, हिस्टोरिकल बिल्डिंग के बारे में, तो वो है बार्नस कोर्ट। बार्नस कोर्ट को राजभवन भी कहा जाता है या राज्यपाल निवास भी कहा जाता है। राजभवन या राज्यपाल निवास इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बिल्डिंग जो है इसमें राज्यपाल का निवास होता था। ये जो चित्र आप देख रहे हैं इस वीडियो में, ये चित्र इसका पुराना चित्र है। ठीक है, पुराने समय में, यानी कि पुराने समय का मतलब है कि जो ये पुराने फोटो है इसकी, कि जब ये पहले का बना होता तो ये कैसा दिखता था बार्नस कोर्ट। अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। The land was selected by Edward Barnes for construction of this building in 1828। तो इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए जो लैंड सेलेक्ट की थी वो एडवर्ड बार्न्स ने की थी। एडवर्ड बार्न्स ने 1828 में। बार्न्स परचेज्ड दिस लैंड इन 145 रुपीज़ ओनली। और बार्न्स ने इसके लिए जो लैंड खरीदी वो सिर्फ मात्र 145 रुपये में खरीदी। ही वॉज द करंट कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश आर्मी। और वह उस समय की ब्रिटिश आर्मी में क्या थे? कमांडर इन चीफ के पद पे थे, यानी कि ब्रिटिश आर्मी के कमांडर थे। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड अराउंड 1830 एंड वन स्टोरी इज कम्प्लीटेड इन 1832 ऑल्सो। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई वो 1830 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो किस स्टाइल में हुई है? ट्यूडर स्टाइल में इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है। और इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू 1832 में और सिंगल स्टोरी इसकी बन के तैयार हुई 1832 में। स्टार्ट हुई कंस्ट्रक्शन 30 में और वन स्टोरी कंप्लीट हुई 1832 में। और इसकी निर्माण शैली कौन सी है?
ट्यूडर स्टाइल। ये जो जितनी भी आपको शैलियाँ मिलेंगी, चाहे वो ट्यूडर है, जैकोबेथन है, गॉथिक है, नियो गॉथिक है, ये सारी यूरोपियन कंस्ट्रक्शन स्टाइल है। ठीक है, ये भवन निर्माण की यूरोपियन शैली हैं। जैसे भारत में पैगोडा हो गया, शिखर शैली हो गया, नागर शैली हो गया, बंद छत हो गया, समतल छत हो गया, तो इस प्रकार की शैलियाँ, द्रविड़ शैली हो गया, ये भी इसी प्रकार की एक शैली है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अभी के वर्तमान में ये कैसा दिखता है। तो वर्तमान में ये जो आपको चित्र दिख रहा है, इसी तरह का जो है ये भवन दिखाई देता है, बानस कोट। बात करते हैं इसके दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। इट वाज द समर रेजिडेंस ऑफ 6 आर्मी कमांडर्स इन चीफ। फर्स्ट among them was Sir Edward Barnes in 1932. Later this building served as residence of Lieutenant Governor of erstwhile Punjab। कि ये जो था 6 आर्मी कमांडर थे ब्रिटिश आर्मी के, उन 6 आर्मी कमांडर्स के समर रेजिडेंस के रूप में इस बिल्डिंग का उपयोग किया गया। मतलब कि वो जो 6 आर्मी कमांडर थे वो इस बिल्डिंग में रहे, और उन 6 आर्मी कमांडर में जो सबसे पहले कमांडर थे वो थे सर एडवर्ड बार्न्स, जिन्होंने इसके लिए ज़मीन सेलेक्ट की, ज़मीन खरीदी, कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया, और फिर खुद इसी भवन में वो रहने लगे थे। लेकिन बाद में जो है इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे पंजाब के उपराज्यपाल, उनके रेजिडेंस के रूप में इस बिल्डिंग ने सर्व किया। After a break from 1849 to 1864, it was again the residence of various British commanders in chief। फिर 1849 से 1864 के बीच तक यहाँ 5 ब्रिटिश कमांडर इन चीफ का रेजिडेंस के रूप में भी इस बिल्डिंग ने सर्व किया। और ये 5 कमांडर कौन कौन से थे? जनरल नेपियर, जनरल गॉम, जनरल एंसन, जनरल कैंपबेल, जनरल रोज। तो इन 5 आर्मी कमांडर्स ने यहाँ पर रह के सर्व किया। इट वॉज हेयर दैट द न्यूज़ ऑफ द ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857 वॉज गिवन टू जनरल एंसन। तो ये वही बिल्डिंग है जहाँ पर 1857 के विद्रोह की खबर जनरल एंसन को दी गई थी। बात करते हैं इसके नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट फैक्ट की। द पंजाब गवर्नमेंट ऑन 11 अप्रैल 1878 आस्क्ड फॉर permissions to purchase बानस कोट एज एन ऑफिशियल रेजिडेंस फॉर द लेफ्टिनेंट गवर्नर। उस समय के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उसके समय में 11 अप्रैल 1878 को इस ये जो बिल्डिंग है इसको परचेज करने की परमिशन मांगी। किसने? पंजाब गवर्नमेंट ने। और उस समय के जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो कौन थे? वो थे सर रॉबर्ट एगर्टन। ठीक है, वहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नर थे वो थे सर रॉबर्ट एगर्टन। उनके समय में जो वायसराय थे, वायसराय नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब गवर्नमेंट के, तो उन्होंने इसको मांग की थी उनके समय में। तो उसके बाद ये बिल्डिंग रेगुलरली जो है रेजिडेंस बन गई किसका? रॉबर्ट एगर्टन का, जो कि उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। अर्लियर इट वॉज अ सिंगल स्टोरी स्ट्रक्चर विद स्लेट रूफिंग ऑन द टॉप। द न्यू स्ट्रक्चर वॉज बिल्ट ड्यूरिंग 1879 to 1886। ठीक है, बानस कोट का जो स्ट्रक्चर था वो पहले सिंगल स्टोरी स्ट्रक्चर था, लेकिन बाद में इसको डबल स्टोरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसकी कंस्ट्रक्शन फिर से शुरू की गई, मतलब इसके ऊपर अलग से एक स्टोरी खड़ी करने के लिए। तो ये जो स्टोरी खड़ी करने के लिए समय लगा, ये 1879 से 86 के बीच का समय लगा, और उसमें जो कॉस्ट आई वो आई 3,02,257 रुपीज़। आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन व्हेन शिमला वाज अलॉटेड टू हिमाचल प्रदेश, इट वाज कन्वर्टेड इनटू अ स्टेट गेस्ट इन द लेट 70s। It was converted into a state guest house कम टूरिस्ट बंगलू फॉर सम टाइम। तो जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ स्टेट का 1966 में, शिमला को अलॉट किया गया हिमाचल प्रदेश में, तो उस समय इसको स्टेट गेस्ट हाउस के रूप में इसको कन्वर्ट किया गया। और जब लेटर 70 स्टार्ट हुआ तो लेटर 70s में इसको स्टेट गेस्ट हाउस कम टूरिस्ट बंगलू में इसको कन्वर्ट किया गया। ये जो साथ में आपको चित्र देखने को मिल रहा है इसकी सिंगल स्टोरी वाला चित्र है। ठीक है, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग थी जब ये। फिर बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की। इन अगस्त 1972 आफ्टर द 1971 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, द शिमला एग्रीमेंट वॉज साइंड बाय 2 कंट्रीज एट बानस कोट। तो इसी बिल्डिंग में यानी कि बानस कोट में ही जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था उसके ऊपर यहीं पर ही साइन किए गए 2 देशों के बीच में। 2 देश कौन थे? भारत और पाकिस्तान। और उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो। और इसका जो इंपॉर्टेंट नेक्स्ट फैक्ट है वो है कि जब पीटर हॉफ आग में जल गया, एज पीटर हॉफ वाज गटेड इन फायर इन 1981, राजभवन वाज शिफ्टेड टू दिस बिल्डिंग। ठीक है, तो जो राजभवन था 1981 में पीटर हॉफ के जलने पे, तो जो राजभवन को शिफ्ट कर दिया गया इस बिल्डिंग में। एंड ऑन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पीटर हॉफ, राजभवन वाज शिफ्टेड बैक टू इट्स नाउ बिल्डिंग इन 1993। जब
पीटर हॉफ बन के तैयार हो गया तो पीटर हॉफ में फिर से किसको शिफ्ट कर दिया गया, राजभवन को फिर से पीटर हॉफ में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन however it was too spacious for Raj Bhavan. It was again shifted back to Warner's Court building. तो जो लग्जरी होटल के रूप में बना जब दूसरी बार पीटर हॉफ बना तो वो काफ़ी स्पेशियस था, उसमें लगभग 34 और 30 शूट्स थे, कमरे थे, ठीक है। तो उसको काफ़ी स्पेशियस होने की वजह से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो राजभवन था उसको फिर से शिफ्ट कर दिया बानस कोर्ट में। इट इज़ नाउ द टेम्पररी रेजिडेंस ऑफ द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो वर्तमान में जो है ये टेम्पररी रेजिडेंस है हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है हमारे पास वो है रोथनी कैसल। रोथनी कैसल, रोथनी कैसल का चित्र आप साथ में देख सकते हैं, आपको ग्लास का बना हुआ ये बिल्डिंग दिख रही है। तो इसको शीश महल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसको शीश महल के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। Rothny Castle, this was first known as Rothny's House and was built by Colonel Rothny in 1833 on the Jacques Slopes। तो ये बिल्डिंग जो थी इसको रोथनी हाउस के नाम से शुरू में जाना जाता था क्योंकि इस बिल्डिंग को कर्नल रोथनी ने 1833 में जाखू पहाड़ी की ढलानों पर बनाया गया था इस बिल्डिंग को, ठीक है, कर्नल रोथनी के द्वारा। एंड कर्नल रोथनी सोल्ड दिस हाउस टू डॉक्टर काटे हु स्टार्टेड शिमला बैंक कॉरपोरेशन इन 19 नवंबर 1844। तो यहाँ पे क्या था कि कर्नल रोथनी ने इस बिल्डिंग को डॉक्टर कार्टे को बेच दिया 1843 में, 43 में, और उन्होंने वहाँ पे शिमला बैंक कॉरपोरेशन की स्थापना की, मतलब जो शिमला का पहला बैंक कह सकते हैं आप, उसकी वहाँ पे स्थापना की 19 नवंबर 1844 को इसी बिल्डिंग में। बट बिकॉज इट हैड अ ट्रबलसम क्लाइम द कॉरपोरेशन फेल्ड एंड हैड टू बी शिफ्टेड। तो हुआ क्या कि यहाँ की जो बिल्डिंग थी उसके लिए काफ़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी, तो उससे बैंक के कार्यप्रणाली में समस्या आई, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में समस्या आई, तो इसलिए जो बैंक था उसको इस बिल्डिंग से शिफ्ट कर दिया गया। तो इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद इस बिल्डिंग को ऑर्नोल्ड मैथ्यूज नाम के व्यक्ति ने परचेज कर लिया 1854 में एंड सोल्ड इट टू मिशेल इन 1867 हु नेम्ड इट एज रोथनी कैसल। तो आर्नोल्ड मैथ्यूज ने इस बिल्डिंग को परचेज कर लिया 1854 में और उन्होंने इसको बेच दिया पी मिशेल नामक व्यक्ति को 1867 में, और उन्होंने ही इस बिल्डिंग का नाम रखा रोथनी कैसल। एक बात ध्यान में रख लीजिए कि इसका नामकरण रोथनी हाउस से रोथनी कैसल किसने किया, पी मिशेल। पी मिशेल इनका पूरा नाम है, पी डॉट मिशेल, ऐसे मिशेल भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो पी मिशेल ने इसको रोथनी हाउस से रोथनी कैसल बना दिया। लेटर A.O. ह्यूम परचेज्ड रोथनी कैसल फ्रॉम पी मिशेल इन 1870s। और बाद में जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे उन्होंने रोथनी कैसल को परचेज कर लिया पी मिशेल से 1870s में, 70s में, मतलब उन्होंने अपने रेजिग्नेशन से पहले ही इसको परचेज कर लिया था। Hume resigned from the civil services and returned to Shimla to live in Rothny Castle in 1881 onwards। तो जब ह्यूम ने 1880s में अपने पद से रिज़ाइन कर दिया ब्रिटिश सिविल सर्विसेज से, या इंडियन सिविल सर्विसेज कहिए आप उसको, उस समय इंपीरियल सिविल सर्विसेज भी कहा जाता था, तो वहाँ से रिज़ाइन करने के बाद उन्होंने शिमला में जब इसको पहले से ही खरीद के रखा था तो 1881 के बाद से वो शिमला में इसी बिल्डिंग में रहने लग गए। कौन रहने लग गए, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। The idea of Indian National Congress, or he also found time to start the Indian National Congress in 1885 here। तो यहीं पर ही उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करने का आइडिया आया इसी भवन में, ठीक है, किस भवन में, रोथनी कैसल में। Then Hume assembled the world's largest collection of stuffed Asiatic birds here before donating it to the London Museum। तो ह्यूम ने क्या किया कि ह्यूम्स ने एक लार्जेस्ट कलेक्शन बनाई हुई थी एशियाटिक बर्ड्स की, तो उसको उन्होंने यहीं पर ही असेंबल किया था और बाद में उसको डोनेट कर दिया था लंदन म्यूजियम को। देखिए एशियाटिक बर्ड्स की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे इनको भारत में पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन ऑर्निटोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक पक्षी विज्ञानी थे, ऑर्निटोलॉजिस्ट थे, ठीक है, और ये एक सिविल सर्वेंट भी थे। तो और इन्होंने कांग्रेस की स्थापना भी की थी। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स। साथ में हम एक और बिल्डिंग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे वीडियो लंबी बनेगी तो मैं इसको 2 पार्ट्स में इस वीडियो को बनाऊंगा। तो ये लास्ट वाली बिल्डिंग हम अभी कर लेंगे, उसके बाद वाली हम फिर नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग जो है वो है बुनी मून। ये हमारी 5th बिल्डिंग है। तो बुनी मून जो थी
ये एक म्यूजियम टाइप का था। ये जो चित्र आपको साथ में दिखाई दे रहा है ये जाखू स्लोप से लिया गया चित्र है, जैसा कि आपको नीचे क्राइस्ट चर्च भी दिखाई दे रहा है। तो ये बूनी मून से लिया गया चित्र है। बूनी मून जो था ये एक म्यूजियम था। बूनी मून का यहाँ पे चित्र उपलब्ध नहीं है, इसलिए आपको सिर्फ यह बूनी मून से लिया गया उस समय का चित्र दिखाया जा रहा है। तो आप एक इसकी एजम्पशन कर सकते हैं, इसको इमेजिन कर सकते हैं कि ये बिल्डिंग कहाँ पे स्थित होगी। इट इज़ द नेम ऑफ अ म्यूजियम इन शिमला विच वॉज फाउंडेड बाई कर्नल रॉबर्ट टाइटलर। तो ये एक म्यूजियम था जिसकी स्थापना कर्नल रॉबर्ट टाइटलर ने की थी। और इस म्यूजियम में आपको लार्ज कलेक्शन मिलेगी बर्ड्स की पूरी दुनिया से, ठीक है। लार्ज कलेक्शन ऑफ बर्ड्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड इंक्लूडिंग एनिमल्स एंड शेल्स फ्रॉम द अंडमान्स, ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड जियोलॉजिकल मिनरोलॉजिकल स्पेसिमन्स। तो इस म्यूजियम में आपको वर्ड्स और एनिमल्स के वो मिलेंगे, कलेक्शंस मिलेगी कि कैसे कैसे वर्ड और कैसे कैसे एनिमल्स पाए जाते हैं पूरी दुनिया भर से। और यहाँ पे आपको अंडमान से शेल्स भी मिलेंगी, शेल्स किस प्रकार की थी उस समय, और कुछ ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट्स भी मिलेंगी, कुछ पांडुलिपियाँ भी मिलेंगी, और कुछ जियोलॉजिकल और मिनरोलॉजिकल जो नमूने हैं वो भी आपको इस म्यूजियम में देखने को मिलेंगे। टाइटलर लिव्ड फॉर अ व्हाइल इन शिमला एट बूनी मून ऑन जाखू हिल। और टाइटलर कुछ समय के लिए बूनी मून में शिमला में भी रहा था। तो ये वीडियो का पहला पार्ट है। ऐसे वीडियो बहुत लंबी बनेगी तो इसको मैं 2 पार्ट्स में बना रहा हूँ, इसलिए आप अगली वीडियोस के लिए तैयार रहिए। और इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लगी और इसमें आगे भी कुछ इंप्रूवमेंट्स की जा सकती है या नहीं की जा सकती, तो कमेंट जरूर करिए। और चैनल जो भी पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।